तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो वीडियो हमारी जिस टॉपिक पर रहने वाली है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये दोनों ही प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स में दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जो हमारा ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल नंबर 3 है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें इस प्रिंसिपल में बेसिकली जो हेनरी फ्योल थे, जिनको हमने फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला है, उन्होंने बताया है कि आपको अपने जो सुपीरियर्स हैं उनकी बात को फॉलो करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। अगर उन्होंने आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो बिना उसमें हर्डल्स क्रिएट किए हुए आपको उनकी बात को 100% फॉलो करना चाहिए। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि अगर आपकी अथॉरिटी ने कोई रूल बनाया है तो उस रूल को तो फॉलो करना ही करना है, साथ में ही आपको उस रूल को फॉलो करने के साथ साथ उसके लिए रिस्पेक्ट भी रखनी है कि आप ऐसा ना करें कि मैं तो बहुत ज़्यादा बाउंडेड होके इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि आपको उन रूल्स के प्रति रिस्पेक्ट भी रखनी है। आपकी जो हायर अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हायर अथॉरिटी को आपको 100% रिस्पेक्ट देनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो रनिंग है वो स्मूथली चल सके, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो इन सारी चीज़ों को फोकस रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बनाया गया था। और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, और ऑब्जर्व करने के साथ ही हम ये भी ज़रूरत महसूस करते हैं कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं रहना चाहिए। देखिए इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स। यानी जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है, उनको फॉलो करना है, अपनी अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट देनी है और उनकी बातों को ओबीडियंट होके सुनना है, मानना है। इट एंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्लीकेबल फॉर वर्कर एंड मैनेजमेंट। जब हम प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसकी वजह से क्या बेनिफिट है, कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ रनिंग के लिए हेल्पफुल है। और ये सिर्फ वर्कर्स के लिए ही नहीं, हायर अथॉरिटीज़ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हम कहते हैं, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का होना जरूरी है। यानी उन्हें भी, अगर आप टॉप लेवल पे काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ही क्यों ना हो, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या, अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं तो भी आपको डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें। आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं आपको देख के ये महसूस करें कि जब हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स या हमारे जो सीईओ हैं वो अगर डिसिप्लिन में रह के काम कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रह के ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं, तो हमें भी उनको आइडियल मानते हुए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है आपकी, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इसकी वजह से जो फर्स्ट बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और सिस्टमेटिक ढंग से होगी। यानी स्मूथली आप वर्क को कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम हो जाएंगे। आपने जब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर दिया, आपने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपका काम जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज वो बेटर हो पाएगी, और उसके बेटर होने की वजह से जो बेनिफिट है वो होल ऑर्गेनाइजेशन को, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर इस
इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो उसका वायलेशन करने की वजह से जो परिणाम उनको फेस करना पड़ेगा वो क्या परिणाम रहने वाले हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जब आते हैं, फंक्शनिंग स्मूथ नहीं हो पाती, सिस्टमेटिक फंक्शन नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं आपके वर्क में हडल्स क्रिएट होती हैं, और वो हडल्स अल्टीमेटली क्या बनती हैं, अल्टीमेटली आपके वर्क को डिले करती है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार क्रिएट होते रहते हैं तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन चला जाता है, यानी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके जो आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, उन तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो खराब हो जाती है। अगर इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियोस को जरूर करें। देखिए, जो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो फोर्थ प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। फोर्थ प्रिंसिपल है जिसका मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि जो कमांड दी जाए सबऑर्डिनेट्स को, उनको कमांड देने वाला केवल एक सुपीरियर होना चाहिए, यानी एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से कमांड मिले तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज्ड नहीं होगा, और जो ऑर्डर उसको रिसीव हुआ होगा वो उसको उस ऑर्डर को बहुत ही इजीली और टाइमली कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आपकी पिक्चर में दिया हुआ है, बॉस एक है एंड एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपकी पिक्चर पे क्या बना हुआ है, बॉस एक है और एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, और ये एक बॉस सारे एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और बिना किसी कंफ्यूजन के ये सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस वर्क को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक सुपीरियर से एक एम्प्लॉयज को एक टाइम पे ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक टाइम पे उसको एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो इन दैट केस हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो सबऑर्डिनेट है, वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि किस सब सुपीरियर का वर्क पहले करें और किस सुपीरियर का वर्क बाद में करें। और जब उसका कंफ्यूजन इंक्रीज होता है तो वो किसी एक का वर्क चूज कर लेता है कि मैं मान लीजिए बॉस नंबर ए का वर्क करूंगा, तो इन दैट केस जो बॉस नंबर बी है वो ये सोचेगा कि इस एम्प्लॉय ने मेरा वर्क नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं इसकी नज़रों में जो इमेज है वो बॉस ए की ज़्यादा रेपुटेटेड है, यानी इसको लगता है कि बॉस ए की बात मान के मैं कंपनी में बना रह सकता हूँ। तो ये सब जब क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। बॉस ए और बॉस बी जो थे वो दोनों ही कलीग्स थे, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे, और उन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो सही नहीं होगा, और दोनों की ईगो जो है वो क्लैश हो जाएगी। लास्ट लाइन नीचे लिखा हुआ है, मोर देन वन सुपीरियर एट अ टाइम लीड्स टू कंफ्यूजन। इसकी वजह से आपका जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, और वो बिल्कुल भी जो वर्क है उसको टाइमली नहीं कंप्लीट कर सकता। कहीं ना कहीं उसके जो नज़र में जो वर्क है वो किसी एक को प्रायोरिटी अगर उसने दे दी तो दूसरा अल्टीमेटली सेकेंडरी हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपका जो वर्क है पिछड़ जाएगा, डिले हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, एडवांटेजेस या पॉजिटिव इफेक्ट। इट मीन्स कि आपने अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट जो मेन एडवांटेजेस है, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी आपका जो सबऑर्डिनेट है, जो एम्प्लॉय है जिसको आपने इंस्ट्रक्शंस दी है, जब उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला एक बॉस होगा तो उस कंडीशन में उसको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न उसके माइंड में नहीं रहने वाला। जब उसके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा तो अगर उसने काम बाय चांस अगर कंप्लीट नहीं किया तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकते हैं कि आपको ये काम दिया गया था, आपने इस वर्क को क्यों नहीं पूरा किया, आपको इसका रीज़न बताना होगा। और अगर आपने
आप उस एम्प्लॉय को दो बॉसेस उसको सेम टाइम पे ऑर्डर दे देते हैं, तो वो बॉस जो है वो उस कंडीशन, जो एम्प्लॉय है उस कंडीशन में फर्स्ट बॉस को ये कहेगा कि मैं सेकंड का वर्क कर रहा था, सेकंड को ये बोलेगा कि मैं फर्स्ट बॉस का वर्क कर रहा था, और वर्क वो दोनों में से किसी का भी नहीं करेगा, और ना वर्क होने की कंडीशन में आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं कर सकते। सेकंड क्या दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। वायलेशन का मीन्स अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं। इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ की, जिसने वर्क को टाइमली कंप्लीट नहीं किया, आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते। तो बात हमें क्लियर हो रही होगी। तो आज की क्लास में हमारा दो टॉपिक हमने डिस्कस किए, दो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए। दो प्रिंसिपल्स थे हमारे, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्लास में जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये एक सीरीज चल रही है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पे। अभी तक हम 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो दो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरी वीडियो क्लियर हुई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।